हेलो फ्रेंड्स, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चारू गुलेरिया की यह बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो गए। चारू ने ऐसी बात कही थी कि सभी लोग शर्मिंदा होकर अपना सर झुकाए खड़े हो गए। वो जानते थे कि एक तरफ एक औरत का पति हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया था और दूसरी तरफ उस पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वह उसके पति का नहीं था। चारू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे मैंने तो पहले ही भाप लिया था इस लड़की को। जिस दिन पहली बार मैंने इस लड़की को देखा था उस दिन ही मुझे पता चल गया था कि इस लड़की के चाल चलन ठीक नहीं है और ये लड़की भी बहुत चालाक है। अरे जिस लड़की ने अपनी सगी बहन को मरवा दिया हो उस लड़की से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जब पता चला कि आकाश इतने बड़े खानदान का बेटा है तो पहले तो इसने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। फिर जब आकाश को इसके चाल चलन के बारे में पता चला तो आकाश इससे दूर हो गया, मगर किसी तरह इसने मेरे बेटे का फिर से ब्रेन वॉश किया। फिर से उसकी ज़िंदगी में एक काला साया बनकर लौट आई। फिर कुछ साल तो इसने अपने रंग छुपा कर रखे, मगर जब इसे पता चल गया कि लोगों का इस पर विश्वास बैठ गया है, ठीक उसी समय इसने अपना फन फैलाया और मेरे बच्चे को डस लिया। आकाश को हमेशा हमेशा के लिए हम सबसे दूर कर दिया। अरे ऐसी लड़की को तो नर्क में भी जगह नहीं मिल सकती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस लड़की का निजी मकसद क्या है। ये लड़की मेरे बेटे की जगह हथियाना चाहती थी। वो मेरे बेटे की पावर और पोजीशन हथियाना चाहती थी। मगर याद रखना लड़की, मैं उसकी माँ हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ। तुमने अपने मकसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है, मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद छीन लूँगी। रोते हुए और सिसकियाँ लेते हुए आकाश की माँ लगातार श्रेया को देखकर ताने कसने लगी। वो श्रेया के ऊपर एक से एक इल्ज़ाम लगाने लगी। करण अच्छी तरह से जानते थे कि श्रेया की मानसिक हालत अभी ठीक नहीं थी। करण ने अपने भाई अनुपम की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े खड़े अपनी बीवी की ऐसी बातें कैसे सुन सकते हो? जो हो गया वह सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं था बल्कि इस लड़की का पति भी था। अरे कितना जियोगे तुम और कितना जीऊँगा मैं? जरा इस लड़की के बारे में सोचो। पहाड़ जैसी ज़िंदगी है इसके सामने, किसके सहारे गुजारेगी? अब ये लड़की अपनी ज़िंदगी बजाय इसके कि इस वक्त हम सब मिलकर इस लड़की को संभालें, तुम इस तरह के इल्ज़ाम लड़की पे लगा रहे हो। नंदिनी गुलेरिया ने श्रेया को सहारा देते हुए उसे संभालने की कोशिश की, मगर जब नंदिनी ने श्रेया की आंखों में देखा तो उसे पता चला कि श्रेया बड़ी ही कैजुअली सारी बातें सुन रही थी। ना तो श्रेया के चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि श्रेया बातों को सुनकर हर्ट हुई है, ना ही श्रेया आंसू बहा रही थी। श्रेया बस अपनी जगह पर खड़ी हुई साहब की बातें सुन रही थी। नंदिनी को भी इस बात के लिए काफ़ी ताज्जुब हो रहा था कि जब से आकाश की बॉडी गुलेरिया हाउस में आई थी तब से लेकर अब तक श्रेया की आंखों से एक भी आंसू बहता हुआ उसने नहीं देखा था। घर के बड़े बुजुर्ग और कुछ अनुभवी रिलेटिव्स आकाश की बॉडी को घर के अंदर ले गए और सारी विधियाँ शुरू की गई। आकाश के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा था। तभी घर में आए गुलेरिया परिवार की एक दूर की रिश्तेदार अपनी बगल में बैठी औरत से कहने लगी, अरे भाई, इतना कुछ हो गया गुलेरिया परिवार के साथ। इतना जवान और होनहार लड़का इस तरह से मारा गया है, मगर देखो तो बहन होने के नाते अनिका कहीं नज़र नहीं आ रही है। तभी पास बैठी औरत ने कहा, अरे चाची, सुना है कि अनिका को भी अगवा कर लिया गया था। इस पर एक औरत ने हामी भरते हुए कहा, अरे हाँ, इन बड़े लोगों की तो बात ही कुछ अलग होती है। कहने को तो ऐसो आराम से रहते हैं और दिखाने के लिए सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, मगर एक बात कहूँ, राजा की गद्दी हथियाने के लिए राजा के आसपास रहने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा जहरीली साजिशों को अंजाम देते हैं। मैंने तो सुना है पिछले दिनों आकाश और रोहित के बीच में काफ़ी अनबन हुई थी। मैंने तो ये भी सुना है कि आकाश ने रोहित की कंपनी को पछाड़ दिया, इसलिए आकाश और रोहित के बीच में काफ़ी बड़ी दुश्मनी खड़ी हो गई थी। रोहित वापस अपनी बादशाहत चाहता था और ताज़ा मिली बादशाहत आकाश इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। और फिर हम सब तो आकाश के स्वभाव को जानते ही हैं, कितना नेक और शरीफ लड़का था, उसूलों का बिल्कुल पक्का, सबका आदर करता था। ज़रूर उस रोहित ने ही ऐसे कोई दाव खेला है कि बाजी पूरी तरह से पलट गई है। तभी एक औरत ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, तो तुम कहना क्या चाहती हो? उस औरत को जवाब देते हुए बूढ़ी मौसी ने कहा, अरे भाई, 100 मुँह और 100 बातें, किसकी बात सच है और किसकी बात झूठ अब ये तो हमें पता नहीं लग सकता, मगर मैं ये तो दुनियादारी देखते देखते बूढ़ी हो चुकी हूँ।
इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है, प्यार भरे रिश्तों को करवाहट में बदलते देखा है और एक दूसरे की जान के दुश्मन को गले लगाते हुए देखा है। अब यह मंत्री बनने वाले योजगार को भी देख लो, वैसे तो गरीब का मसीहा है, मगर मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अपनी माँ की कुर्सी पर बैठने के लिए उसी ने दमयंती देवी का मर्डर कराया है। अब जहाँ आज की दुनिया में बादशाहत कायम करने के लिए बेटा अपनी माँ की जान की परवाह नहीं करता, वहाँ रोहित और आकाश तो एक दूसरे के सगे भाई भी नहीं थे। जैसे ही उन औरतों ने ये बात कही, नंदिनी ठीक उसी वक्त श्रेया को अपने कमरे में ले जा रही थी। श्रेया के कान पर यह बात पड़ी, तब श्रेया ने आगे बढ़ते हुए कदम अचानक रोक लिए। नंदिनी ने भी उन औरतों की तमाम बातें सुन ली थी। नंदिनी जानती थी कि ऐसी बातों का श्रेया पर इस वक्त क्या असर पड़ सकता था। श्रेया के बढ़ते हुए कदम रुके तो गए थे, मगर श्रेया के चेहरे पर अभी भी कोई हैरानी या परेशानी नजर नहीं आ रही थी। श्रेया मन ही मन गहरी सोच में डूब गई। तभी नंदिनी ने श्रेया की पीठ पर हल्की थपथपाहट देते हुए कहा, देखो श्रेया, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। ये लोग यहाँ पर हमारे दुख में शामिल होने नहीं आए हैं। ये लोग यहाँ पर चलता हुआ तमाशा देखने आए हैं। किसी की ज़िंदगी या मौत इनके लिए बस एक तमाशा है, एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। मगर तुम प्लीज़ इनकी बातों से डिस्टर्ब मत होना। तुम चलो ऊपर अपने कमरे में चलकर तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे कपड़े तैयार करके तुम्हारे कमरे में रखवा दिए हैं। श्रेया को समझाने के बाद श्रेया को लेकर लिफ्ट के जरिए श्रेया को अपने कमरे में ले गई। गुलेरिया हाउस में धीरे धीरे लोगों का तांता बढ़ता जा रहा था। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि 10,000 स्क्वायर फीट का गुलेरिया हाउस का हॉल लोगों से बुरी तरह खचाखच भर गया था। आकाश के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोग ये देखकर हैरान थे कि शहर भर के सारे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और गुलेरिया परिवार के साथ साथ दूर दूर की रिश्तेदारी और दोस्ती निभाने के लिए लोग आ पहुंचे हैं। मगर मारवा हाउस से कोई अभी तक गुलेरिया हाउस नहीं आया था। लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। तरह तरह की बातें करने लगे थे लोग, मगर घूम फिर कर कहीं ना कहीं लोगों की सुई सिर्फ इसी बात पर जाकर अटकी थी कि अचानक आकाश के साथ हुए एक्सीडेंट के पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश थी और उस साजिश के पीछे मास्टरमाइंड प्लानिंग रोहित की हो सकती थी। आकाश की बॉडी के पास बैठे करण के पास आकर गुलेरिया ऑफ कंपनीज के मीडिया इंटरैक्शन के हेड ने धीरे से करण के कान में कहा, सर, मीडिया वाले आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपसे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहते हैं। मुझे लगता है आपको मीडिया वालों के साथ बात कर लेनी चाहिए। करण भी अच्छी तरह से जानते थे कि इतने बड़े परिवार और इतने बड़े बिजनेस हाउस का रिप्रेजेंट होने के नाते उनका मीडिया वालों के साथ बात करना जरूरी था। अपनी जगह से खड़ी होकर भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए करण अपने मीडिया इंटरेक्शन के हेड के साथ घर के बाहर लगाए गए एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस टेबल की ओर चले गए। घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा मंच बनाया गया था जिस पर करण अपने कुछ खास कंपनी के लोगों के साथ बैठ गए। शहर भर की और देश भर की तमाम मीडिया कंपनियां और न्यूज़ चैनल वहां इकट्ठे हुए थे। करण के सामने बड़े और छोटे माइक का एक ढेर लगा दिया गया था। तभी गुलेरिया ऑफ कंपनीज के एक खास आदमी ने अपनी जगह से खड़े होकर हवा में हाथ लहराते हुए मीडिया वालों को शांत रहने का इशारा दिया। जैसे ही मीडिया वाले शांत हुए, उस आदमी ने माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए कहा, देखिए, अब आप एक के बाद एक करण सर से सवाल पूछ सकते हैं, मगर इतना याद रखिएगा कि अभी अभी गुलेरिया ऑफ इंडस्ट्रीज़ और गुलेरिया परिवार एक बहुत बड़े आघात से गुजर रहे हैं, तो अपने सवाल सीमित रखिएगा। और आप सब वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं तो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी जिम्मेदारियां आपके न्यूज़ चैनल के साथ साथ मानवता की ओर भी है और मानवता को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने सवाल पूछिएगा। ये मंच और ये समय को ध्यान रखते हुए एक एक करके अपने सवाल पूछिए। तभी एक पत्रकार ने अपनी जगह से खड़े होकर करण से पूछा, सर, क्या आप बता सकते हैं कि आकाश सर की मौत कैसे हुई? मेरा मतलब है, हम सब ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आकाश सर की कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी दुखद मौत हुई, मगर हम सबके कानों पर अलग अलग तरह की खबरें पड़ रही हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने मुंह से एक बार सच्चाई बताएं और हम सबके दिलों में बैठे शक को हमेशा के लिए मिटा दें। उस पत्रकार का सवाल सुनने के बाद करण ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए, मैंने अपना बेटा खो दिया है। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने अपना सबसे काबिल राजा खो दिया है और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पिछले कई सालों से मार्केट में ऊपर की पोजीशन पर बैठी है। इतने बड़े बिजनेस ग्रुप का हेड होने के नाते और इतने बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते आकाश ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी, मगर
आप सब लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आकाश ने जितना प्यार हासिल किया था, कहीं ना कहीं आकाश से जलने वाले लोग भी उतने ही थे। अब आकाश की मौत के बाद भी वो लोग चैन से बैठे नहीं होंगे। लोग तरह तरह की बातें उछालेंगे, यहाँ वहाँ से ऐसी ऐसी खबरें फैलाएंगे जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते वो लोग अफवाहें फैलाते हैं, और इस वक्त आप लोगों को अफवाहों से बचना है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब हमारे परिवार की इतनी मदद कीजिए कि ऐसे समय पर अगर चाहे तो आप हमारे परिवार के साथ खड़े न रहें, मगर कम से कम हमारे दुख को मजाक बनाकर दुनिया के सामने तमाशा बनने आने का काम न करें। करण गुलेरिया की बात पूरी होने के बाद एक और प्रेस रिपोर्टर ने अपनी जगह से खड़े होकर पूछा, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की क्या प्लानिंग रहेगी। मेरा मतलब है कि काफ़ी सारे शेयर्स होल्डर हैं जिनका भरोसा गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से उठ चुका है। यहाँ तक कि मार्केट में ये भी खबरें भी फैलती जा रही हैं कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अब कई सारे हिस्सों में बढ़ जाएगी। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के पास आकाश जैसे काबिल लीडर नहीं है। जैसे आपके रिटायरमेंट के बाद आकाश गुलेरिया ने अच्छी तरह से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को संभाल लिया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि आकाश गुलेरिया ने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पहुँचाया जहाँ शायद आप भी ना पहुँचा पाते। तो अब जब आकाश गुलेरिया इस दुनिया में नहीं रहे तो आपको गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का क्या फ्यूचर नज़र आता है? आप अपने स्टॉक होल्डर से क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें अभी भी गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स में बना रहना चाहिए या वक्त रहते कम से कम नुकसान करके निकल जाना चाहिए? तभी करण गुलेरिया ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, जिस तरह बाप के मर जाने के बाद बाप की सारी जिम्मेदारियां बेटे को उठानी पड़ती हैं, उसी तरह आज मेरा बेटा गया है और मैं मेरे बेटे की अधूरी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर लूँगा। आज से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बागडोर मैं संभालूंगा। मैं करण गुलेरिया बिजनेस के में मैदान में फिर से अपना कदम रखूँगा और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को वहाँ ले आऊँगा जहाँ आकाश ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को पहुँचाने का सपना देखा था। जब नन्ही श्रेया को लेकर अपने बेडरूम में पहुँची तब श्रेया ने देखा कि नन्ही सी गुड़िया जैसे पिंकी बालकनी में खड़ी नीचे हो रहे तमाशे को उदास चेहरे से देख रही थी। जैसे ही पिंकी को एहसास हुआ कि कमरे में कोई आहट हुई है तो पिंकी ने मुड़कर अपनी मम्मा को अंदर आते हुए देखा। पिंकी धीरे से श्रेया के पास चलकर आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पापा तो चले गए, अब हम क्या करेंगे मम्मा? श्रेया की हालत काफ़ी नाजुक थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बावजूद श्रेया का शरीर काफ़ी कमज़ोर था। आकाश को मरा हुआ चेहरा देखने के बावजूद श्रेया की आंखों से आंसू नहीं निकले थे। ऐसा लग रहा था जैसे मनीमन श्रेया ने अपने आप को पूरी तरह से बदलने का फैसला कर लिया था। अब तक श्रेया के दिल बिल्कुल पत्थर की तरह बन गया था। आकाश की माँ ने श्रेया पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे जिसे सुनकर श्रेया की आत्मा मानो मर चुकी थी। श्रेया की पूरी ज़िंदगी दुनिया जैसे पूरी तरह से सुन पड़ चुकी थी, मगर जैसे ही श्रेया के कानों पर अपनी नन्ही सी बेटी पिंकी की आवाज़ पड़ी, श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। श्रेया का चेहरा बिल्कुल किसी पत्थर की तरह लग रहा था, मगर आंखों से आंसुओं का सैलाब लगातार बहता जा रहा था। नन्ही सी बच्ची की ज़िंदगी में अचानक ऐसा तूफान आया था कि पिंकी को अब जीने का कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आ रहा था। पिंकी ने अपनी पतली और दबी हुई आवाज़ में अपनी माँ से कहा, पापा ने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट मंथ हम तीनों एक ऐसी जगह पर घूमने जाएंगे जहाँ ना तो वह किसी का फ़ोन अटेंड करेंगे और न ही बिज़नेस की कोई बात करेंगे। पापा ने मुझसे कहा था कि वो मुझे स्पोर्ट्स की फील्ड से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। वो मुझे तुम्हारी तरह एक बेहतरीन डांसर भी बनते हुए देखना चाहते हैं। तुम ही बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? श्रेया के पास पिंकी की इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं था। श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मगर श्रेया का शरीर बिल्कुल किसी पत्थर की तरह जम चुका था। उसके शरीर में ना तो कोई मूवमेंट नज़र आ रही थी और न ही श्रेया अपनी पलकें झपका रही थी। पिंकी का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। दुबली पतली सी दिखने वाली पिंकी अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर नज़र आने लगी थी। पिंकी का मायूस और उदास चेहरा देखकर श्रेया की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर फिर भी कहीं न कहीं नन्ही को ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। श्रेया का जिस्म तो वहीं खड़ा था, मगर उसकी आत्मा आकाश के साथ जा चुकी थी। अचानक श्रेया ने पिंकी के कंधे पर हाथ रखा और पिंकी को अपने गले लगा लिया। श्रेया की आंखों से बहते हुए आंसू लगातार पिंकी के कंधे पर गिर रहे थे। कुछ देर तक पिंकी को कसकर पकड़ने के बाद श्रेया ने पिंकी के कानों में कहा, हमें अब पापा के बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए।
पापा अगर दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे तो वो तुमसे करते थे। इतना याद रखना कि पापा जा चुके हैं, मगर पापा का सपना पूरा करना ही है। अब हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हम पापा के सपने को मिटता हुआ नहीं देख सकते। पापा मम्मा के पेट में पापा का एक अंश छोड़ गए हैं। कुछ ही महीनों में इस दुनिया में हमारा कोई अपना आने वाला है। पापा ने मुझे और तुम्हें जो प्यार दिया है, अब हमारा फ़र्ज़ है कि वही प्यार हम उसे दें और उसे पापा की कमी कभी महसूस न होने दें। जैसे ही पिंकी ने श्रेया की ये बात सुनी, पिंकी के मायूस और उदास लगने वाले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पिंकी की ज़िंदगी में श्रेया काफ़ी वक्त के बाद आई थी। पिंकी ने अपना पूरा बचपन सिर्फ पापा के प्यार के सहारे गुजारा था। आकाश ने भी पिंकी को वह प्यार दिया था कि पिंकी को कभी भी अपनी माँ के प्यार की कमी महसूस नहीं होती। यूँ कहा जा सकता था कि पिंकी की ज़िंदगी की डोर सिर्फ आकाश ने थाम रखी थी। बिना आकाश के पिंकी का सरवाइव करना बेहद मुश्किल था। श्रेया के बगल में खड़ी नंदिनी ने अपनी आंखों से यह सब कुछ देखा था। ऐसा नहीं था कि नंदिनी ने कभी पिंकी को प्यार देने की कोशिश नहीं की थी, मगर नताशा ने खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा था कि नंदिनी कभी पिंकी के दिल में वह जगह न ले पाए जिससे पिंकी नताशा की हरकतों की पोल सबके सामने कभी खोल दे। नताशा खास इस बात का ध्यान रखती थी कि वह जितने भी जुल्म पिंकी पर करती थी वह पिंकी किसी को न बता पाए। पिंकी ने अपने हाथों से एक छोटी सी गुड़िया पकड़ रखी थी। वह गुड़िया काफ़ी पुरानी लग रही थी, मगर पिंकी ने जो गुड़िया अपने हाथ में इस वक्त पकड़ रखी थी वो उसकी फेवरेट डॉल थी, जो आकाश ने उस वक्त पिंकी को लाकर दी थी जब वो 4 साल की थी। पिंकी का बचपन अपनी सौतेली माँ के साथ गुजरा था। नताशा ने पिंकी के साथ जो जो किया था, उसके जख्म आज भी पिंकी के दिल, दिमाग और उसके शरीर पर नजर आते थे। मगर ऐसी हालत में भी पिंकी ने अपने पापा को कभी कोई कंप्लेन नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी कि आकाश पिंकी से इतना प्यार करता था कि पिंकी पर अगर छोटी सी मुसीबत भी आती तो आकाश पूरी दुनिया को आग लगा देता। श्रेया के ठीक बगल में खड़ी नंदिनी ने ये सब कुछ देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी। अब तक नंदिनी ने अपने आप को बांध कर रखा था, मगर नंदिनी श्रेया और नन्ही से पिंकी की हालत देखकर अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रही थी। नन्ही अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि आखिर श्रेया और नन्ही से पिंकी के ऊपर क्या बीत रही थी। सिचुएशन को संभालने के लिए नंदिनी ने अपने इमोशंस पर काबू पाया और पिंकी के दोनों कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो बेटा, अब मम्मा और तुम्हें तैयार होना है। आकाश भैया को आखिरी विदाई देने के लिए हम सबको नीचे जाना होगा। नंदिनी ने पहले से ही श्रेया के लिए कपड़े तैयार करके रखे थे। जब नंदिनी ने पहली बार श्रेया को सफ़ेद साड़ी में देखा तो वो अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को नहीं रोक पाई। जिस श्रेया को हमेशा ही उसने एक खूबसूरत गुड़िया के रूप में देखा था, उसे आज ऐसे सफ़ेद और फीके कपड़ों में देखकर नंदिनी की नज़रें बार बार झुक रही थी। वहाँ श्रेया ने ना तो अपने आप को आईने में देखा और न ही ये बात उसके दिल में थी कि वो इस वक्त कैसी लग रही थी। सफ़ेद कपड़े पहनकर श्रेया सीधे अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे की ओर जाने लगी। पिंकी का हाथ पकड़कर नंदिनी भी श्रेया के पीछे पीछे हॉल के लिए लिफ्ट के पास आकर खड़ी हो गई। नंदिनी ने देखा कि श्रेया को किसी बात का होश नहीं था। लिफ्ट के पास पहुंचने के बाद भी श्रेया ने लिफ्ट का बटन नहीं दबाया था। नंदिनी ने लिफ्ट का बटन दबाया और श्रेया की ओर देखा। श्रेया बस गुमसुम बिना पलके झपकाए लिफ्ट के बंद दरवाजे की ओर देख रही थी। जब नंदिनी पिंकी और श्रेया को लेकर नीचे हॉल में पहुंची तो अचानक ही लोगों के रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई। आसपास के लोग, दूर के रिश्तेदार, दुश्मन, दोस्त, सभी लोग श्रेया को हौसला देने के लिए श्रेया के पास आकर कभी श्रेया के कंधे पर हाथ रखते तो कभी श्रेया के सामने झुककर अपने हाथ जोड़ते। मगर श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं था उसके आसपास क्या हो रहा था। श्रेया बस धीमे कदमों से अपनी बेटी पिंकी के साथ आकाश के पार्थिव शरीर की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। रीति रिवाज के मुताबिक आकाश को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा था। जैसे ही पिंकी आकाश के पार्थिव शरीर के पास आई, पिंकी के होंठ कांपने लगे। पिंकी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आकाश की मौत ने उसे इतना डरा दिया था कि अब पिंकी को ये लगने लगा था कि अब इस दुनिया में उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था। पिंकी अपनी माँ श्रेया से बहुत प्यार करती थी, मगर ये बात श्रेया भी अच्छी तरह से जानती थी कि अपनी मम्मी और पापा में पिंकी अपने पापा को ज़्यादा प्यार करती थी। कुछ ही देर में आकाश के पार्थिव शरीर को घर के कुछ पुरुष सदस्यों ने अपने कंधे पर उठाया और घर के बाहर ले जाने लगे। रोने धोने का शोर बढ़ता रहा। श्रेया और पिंकी करण गुलेरिया के पीछे पीछे चलने लगे। करण के कहने के मुताबिक आकाश के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए यमुना नदी के किनारे पर सारा इंतजाम कर दिया गया था। आकाश के शरीर को एक बड़ी सी वैन में रखा गया।
करण, पिंकी और श्रेया उस वैन में यमुना नदी के किनारे की ओर आगे बढ़ने लगे। एक साथ गुलेरिया हाउस से सैकड़ों गाड़ियाँ उस वैन के पीछे पीछे चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी गाड़ियाँ गुलेरिया हाउस से निकलकर यमुना नदी के किनारे की ओर आगे बढ़ रही थी। जब करण और बाकी लोग यमुना नदी के किनारे पहुंचे, तब करण ने देखा कि पहले से सारा इंतजाम कर दिया गया था। अंतिम विधि के लिए सारा इंतजाम पहले से पंडित और बाकी लोगों ने कर दिया था। आकाश के अंतिम संस्कार में बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन शामिल हुए थे। मगर लोगों को एक बात से काफ़ी हैरानी थी कि काफ़ी वक्त गुजर चुका था, मगर अब तक मारवा हाउस से किसी को कोई खबर नहीं थी। हालांकि करण इस वक्त इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। तभी अचानक हंसराज मारवा करण के पास आकर कहने लगा, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। आकाश एक काबिल और होनहार लड़का था, उसूलों का भी काफ़ी पक्का था और बिजनेस इंडस्ट्री में उसका काफ़ी नाम था। हमेशा के लिए खो दिया। और साथ साथ मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आपके इतने बुरे समय में भी मेरे खानदान से कोई आपका दुख बांटने के लिए यहाँ नहीं आया। मारवा खानदान की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। चाहे हम बिजनेस राइवल ही क्यों ना हो, मगर मैंने आप लोगों को कभी अपना दुश्मन नहीं समझा। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ आज नंबर 1 पोजीशन पर सिर्फ इसलिए पहुंची है क्योंकि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में वो काबिलियत थी, वो ताकत थी। बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि आकाश गुलेरिया में वो काबिलियत थी, वो ताकत थी। मगर मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि नंबर 1 की कुर्सी हासिल करने के लिए मेरा बेटा, मेरा अपना खून इतना नीचे गिर जाएगा। हंसराज मारवा की बात सुनकर करण के आसपास खड़े लोग सभी हैरानी से हंसराज मारवा को देखने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हंसराज मारवा कहना क्या चाहते थे। हंसराज मारवा ने करण की ओर देखकर अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने बेटे को लेकर। ऐसे समय में भी वो यहाँ पर आकाश को अंतिम विदाई देने के लिए शामिल नहीं हुआ। मैंने उसे बचपन से समझाया था कि जो लोग हमसे ज़्यादा काबिल होते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं होते, बल्कि उन्हें देखकर हमें सीखना है कि हम में ऐसी क्या कमी है कि हम उन जैसा रिजल्ट नहीं दे पाते। मगर क्या कहूँ, मेरा बेटा बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा जिद्दी था। जो चीज़ उसने एक बार दिमाग में सोच ली, उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब मुझे ही देख लीजिए। अरे मैं तो अपने बेटे का सगा बाप हूँ, मगर फिर भी कंपनी के प्रेसिडेंट सिर्फ की पोजीशन हासिल करने के लिए उसने मुझे ही सबके सामने जलील किया। यहाँ तक कि मुझे कंपनी और ख़ानदान से भी बेदखल करने की कोशिश की। और फिर वो तो आपका दामाद है। यह बात कौन नहीं जानता है कि आकाश और रोहित के बीच में कितनी गहरी दोस्ती हो गई थी पिछले कुछ दिनों में। मगर सारा खेल ये नंबर 1 बनने के चक्कर का है। नंबर 1 बनने के चक्कर में ही बेटे के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। करण भी अब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हंसराज मारवा कहना क्या चाहते थे। मगर आसपास खड़े लोग हंसराज मारवा की बात सुनकर मन ही मन ये समझ गए थे कि हो ना हो हंसराज मारवा इस ओर इशारा कर रहे थे कि नंबर 1 बनने के चक्कर में शायद रोहित मारवा ने आकाश गुलेरिया को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रची थी। हालांकि करण गुलेरिया अच्छी तरह से जानते थे कि आकाश की मौत के पीछे रोहित का कोई हाथ नहीं हो सकता था। करण के ठीक पीछे श्रेया सब कुछ सुन रही थी, मगर श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर के आकार का हो गया था। श्रेया के चेहरे पर ना तो कोई हाव भाव नज़र आ रहे थे और न ही किसी चीज़ पर उसका कोई रिएक्शन नज़र आ रहा था। मगर अब हंसराज मारवा की एक बात लोगों के दिल में घर कर चुकी थी कि जरूर आकाश की मौत के पीछे रोहित मारवा का कोई हाथ है। वहाँ मारवा हाउस में रोहित और तीनों बच्चे अनिका के बेडरूम में अनिका के जागने का इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे पहले से जानते थे कि उनकी माँ को लंबे समय तक सोने की आदत थी। कई बार अनिका दोपहर के 4-4 बजे तक सोती रहती थी। बच्चों को अब तो आदत सी हो चुकी थी। मगर कई दिनों बाद लौटी अनिका को मिलने के लिए तीनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। रोहित भी जानना चाहता था कि आखिर अनिका के साथ क्या हुआ था। ऐसा कौन सा शख्स था जिसकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो अनिका को किडनैप करके ले गया था। तभी अचानक रोहित का मोबाइल फ़ोन बजने लगा। रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर चिराग मेहता का फ़ोन नंबर फ्लैश होने लगा। रोहित बच्चों से थोड़ा दूर जाकर बालकनी में जाकर चिराग से बात करने लगा। बच्चों को बाहर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। चिराग और रोहित क्या बात कर रहे थे, वो बच्चे बातें सुन नहीं पा रहे थे। रोहित ने जैसे ही चिराग का कॉल रिसीव किया, चिराग ने रोहित से कहा, सर यहाँ पर आकाश सर का अंतिम संस्कार चल रहा है। आपके ख़ानदान से यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप सब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अनिका मैडम को होश आएगा, मगर सर यहाँ पर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। चिराग की बात सुनकर रोहित को काफ़ी हैरानी हो गई।
रोहित ने चिराग से पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो? देखो, मुझे भी इस बात का अफसोस है कि ऐसे वक्त पर मैं आकाश को अंतिम विदाई देने के लिए वहाँ नहीं पहुँच पाया, मगर अनिका की हालत भी बहुत नाजुक है। मेरा यहाँ रहना भी बहुत ज़रूरी है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं बाद में जाकर अनिका के पापा और परिवार वालों को समझा दूंगा। तभी चिराग ने तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहा, नहीं सर, बात वो नहीं है। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर आपके पापा हंसराज मारवा पहुँच गए हैं और उन्होंने यहाँ पर लोगों को आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। चिराग की ये बात सुनकर रोहित काफ़ी हैरान हो गया। रोहित ने चिराग से पूछा, कमाल है, ऐसा क्या कह रहे हैं वो वहाँ मेरे खिलाफ? चिराग ने एक लंबी सांस लेने के बाद रोहित से कहा, सर दरअसल वो बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं आपको फ़ोन पर नहीं बता सकता। आप इस वक्त मैडम का ख्याल रखिए, मैं आपको सारी बात डिटेल में बाद में बताऊंगा। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चिराग किस बात को लेकर इतना परेशान था, मगर रोहित के पास इस वक्त चिराग से बात साथ ज़्यादा बहस करने का वक्त नहीं था। इसलिए चिराग का फ़ोन डिस्कनेक्ट करके रोहित फिर से अनिका के बेडरूम में आ गया। नन्ही सी रिया कभी अपनी माँ के गले लगकर सोती तो कभी अपने भाइयों के साथ सोफे पर बैठकर अपनी माँ को जागते हुए देखने का इंतजार करने लगती। तभी नन्ही सी रिया ने अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, क्या कहते हो आप लोग? मम्मा घर जल्द से जल्द लौट आए, उसके लिए हमने कैंडल जलाई थी और ऊपर वाले ने मेरी प्रेयर सुन ली थी। आप लोगों ने देखा ना कि कैंडल बुझने से पहले मम्मा घर आ गई। अलेक्जेंडर और आनंद दोनों ही बिना कुछ बोले एक दूसरे की ओर देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे, मगर दोनों ने रिया से कुछ नहीं कहा और सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। नन्ही सी रिया काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। रिया ने अलेक्जेंडर की ओर देखा, क्यों ना हम फिर से कैंडल जलाएं? मुझे पक्का यकीन है कि कैंडल के बुझने से पहले मम्मा ज़रूर जाग जाएंगी, मगर इस बार कैंडल थोड़ी छोटी ले आना, क्योंकि अब मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। तुम लोग देख लेना, मम्मा जैसे ही जागेंगी सबसे पहले मम्मा मुझे हक करेंगी। अलेक्जेंडर और आर्यन अच्छी तरह से जानते थे कि रिया हमेशा यही सोचना पसंद करती थी कि घर में सभी लोग रिया को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, चाहे वो रोहित हो या अनिका, और दोनों भाइयों की भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। अलेक्जेंडर और आर्यन अच्छी तरह से जानते थे कि माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए कभी अलग अलग नहीं हो सकता। माँ बाप सभी बच्चों को एक समान प्यार करते हैं, मगर इस उम्र में शायद रिया ये बात समझ नहीं थी। वैसे तो रिया अलेक्जेंडर और आर्यन की उम्र एक बराबर थी, मगर मैच्योरिटी में रिया अपने दोनों भाइयों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम थी। दोनों भाई रिया का यही बचपना ही काफ़ी प्यारा लगता था, क्योंकि वक्त के साथ साथ दोनों भाई भी अपनी बहन को अपनी छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करते और उसे प्यार भी करते। दोनों भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना भी जानते थे और वक्त आने पर उसे डांट कर सही रास्ता दिखाना भी जानते थे। रिया के कहने पर आर्यन और अलेक्जेंडर एक छोटी सी कैंडल लेकर आए। जैसे ही अलेक्जेंडर ने कैंडल एक टेबल पर रखी, रिया ने उस कैंडल को मैच बॉक्स से लाइट कर दिया। कैंडल जलाने के बाद रिया ने रोहित की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब देखना डैडी, इस कैंडल के बुझने से पहले मामा ज़रूर जाग जाएंगी और सबसे पहले जागते ही वो मुझे देखेंगी और गले लगा लेंगी। कई दिनों बाद रोहित को तीनों बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई थी। मन ही मन रोहित भी चाहता था कि अनिका जल्दी जाग जाए ताकि वो अनिका को आकाश की अंतिम विदाई में ले सके। कहीं ना कहीं रोहित भी चाहता था कि आकाश के अंतिम संस्कार की विधियाँ पूरी होने से पहले एक बार अनिका भी आकाश का चेहरा देख ले, मगर रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका के जागते ही उसे इस तरह का मेंटल ट्रॉमा देना भी सही नहीं था। रोहित की खुद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका के जागने के बाद उसे किस तरह से मिले। उससे पहले ये पूछे कि उसे किसने किडनैप किया था और उसके दुश्मन कौन थे, या फिर उसे पहले ये बताए कि गुलेरिया परिवार में इस वक्त क्या कुछ चल रहा था। वक्त बीतता गया और वक्त के साथ साथ बच्चों के साथ रोहित के दिल की बेचैनी भी बढ़ती गई। रोहित भी अब अंदर से जल्द अनिका से बातें करना चाहता था। कहीं ना कहीं वो अनिका को ये बताना चाहता था कि पिछले कई दिन उसने अनिका को कितना मिस किया था। अनिका ज़्यादातर कम बोलना पसंद करती थी। ज़्यादा अपने प्यार का इजहार करना अनिका को पसंद नहीं था और ना ही वो अनिका का नेचर था, मगर रोहित कहीं ना कहीं जानता था कि अनिका उससे बहुत प्यार करती थी। रोहित बार बार अपने प्यार का इकरार करके अनिका के लिए अलग अलग गिफ्ट लाकर अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता था, मगर अनिका ने ना तो आज तक रोहित को कोई सरप्राइज़ दिया था और ना ही कभी कोई गिफ्ट। कुछ ओकेज़न पर, जैसे ही कि रोहित के बर्थडे पर या फिर अनिका की और रोहित की शादी की सालगिरह पर, बच्चों की ज़िद की वजह से कभी कभार अनिका रोहित के लिए कुछ ले जाती थी,
मगर उसके अलावा अनिका ऐसी बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती थी। रोहित भी अनिका का ये स्वभाव अच्छी तरह से जानता था। इस बार आर्यन और अलेक्जेंडर ने काफ़ी छोटी कैंडल लाकर रखी थी। आधे घंटे बाद कैंडल की साइज़ काफ़ी कम हो गई थी और नन्ही सी रिया के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आने लगी थी। रिया अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर कभी कैंडल की ओर देखती तो कभी अपनी मम्मा की ओर देखती, मगर अचानक जब कैंडल बुझने ही वाली थी तब रिया ने अनिका की आंखों में एक हरकत होती देखी। जैसे ही नन्ही सी रिया ने ये देखा, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला उठी। रिया अपने डैड रोहित से कहने लगी, देखिए डैड, मम्मा जाग रही हैं। रिया की एक्साइटमेंट देखकर रोहित ने रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ओके ओके रिया, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जब मम्मा जागेंगी तब ज़्यादा शोर शराबा मत करना। हो सकता है कि अचानक ही शोर शराबा सुनकर मम्मा की तबीयत बिगड़ जाए। अगर मम्मा जाग जाती हैं तो हमें उन्हें कुछ दिन तक आराम देने हैं, ओके। अलेक्जेंडर और आर्यन रोहित की बात अच्छी तरह से समझ पा रहे थे, मगर रिया काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी। रिया के लिए यह ठीक ऐसे ही था जैसे अनिका हर बार रात को सोकर सुबह जागती थी। रिया के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल था कि पिछले दिनों अनिका किन ट्रॉमा से गुजरी होगी, उस पर क्या बीती होगी। रोहित और तीनों बच्चे बिस्तर के बिल्कुल पास जाकर अनिका का चेहरा देखने लगे। अनिका के चेहरे पर हल्की हल्की हरकत नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे अनिका होश में आ रही थी। कुछ देर बाद अनिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही अनिका ने देखा कि अनिका के सामने रोहित, अलेक्जेंडर, आर्यन और रिया खड़े थे। अनिका को देखकर त्योहारों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अनिका को आंखें खोलता हुआ देखकर नन्ही सी रिया अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। रोहित ने उसे बहुत बार समझाया था कि उसे मम्मा के जागने के बाद अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखना है और ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है, मगर फिर भी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अनिका ने जैसे ही आंखें खोली, नन्ही सी रिया जोर जोर से तालियां बजाने लगी और एक डांस का स्टेप करते हुए गाने लगी, वेलकम होम मम्मा, वेलकम होम। ये कहते हुए रिया बिस्तर पर लेटकर अनिका के गले लग गई और अनिका के ठीक बगल में जाकर सो गई। आर्यन और अलेक्जेंडर भी अनिका को देखकर मुस्कुराने लगे थे। आर्यन ने अटकती हुई आवाज़ में धीरे से अनिका के पास जाकर कहा, हेलो मम्मा, आप ठीक तो है ना। अलेक्जेंडर ने भी अनिका के पास जाकर काफ़ी रेस्पेक्टफुली कहा, मम्मा, हमने आपको बहुत मिस किया। रोहित के चेहरे की मुस्कान अब कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी दिनों बाद रोहित ने राहत की सांस ली थी। रोहित और तीनों बच्चों की खुशी का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। नन्ही सी रिया ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और अनिका का हाथ चूमने लगी, मगर तभी अचानक अनिका ने अपना हाथ झटक कर अपने पास खींच लिया और रिया और बाकी लोगों को हैरानी से देखने लगी। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर अब रोहित के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। रोहित अनिका के बगल में बिस्तर पर बैठ गया और अनिका की ओर देखकर कहने लगा, अनिका, तुम घर आ गई हो, किसी बात की फिक्र मत करो, यू आर एब्सोल्युटली सेफ। तभी अचानक अनिका बिस्तर पर झटके से अपने शरीर को रोहित से दूर ले गई। अनिका सर उठाकर रोहित और तीनों बच्चों की ओर हैरानी से कुछ देर तक देखती रही। धीरे धीरे बच्चों के चेहरे से भी स्माइल कम होती नजर आने लगी। तीनों बच्चे भी अनिका की ऐसी कंडीशन और रिएक्शन को देखकर हैरान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी। नन्ही सी रिया ने अनिका को अपनी ओर कदम आगे बढ़ाकर कहा, मम्मा क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या आप हम सबसे नाराज़ हैं? मैं सच कह रही हूँ। आप चाहे तो अलेक्जेंडर और आर्यन से भी पूछ लीजिए। आप जब से यहाँ नहीं थी तब मैंने एक भी बार अपने गेमिंग टैबलेट को हाथ नहीं लगाया और ना ही मैंने गेम्स खेली। रोहित बड़ी ही हैरानी से अनिका के हर रिएक्शन को देखता रहा। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रिया की बातें सुन तो पा रही थी, मगर वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो ऐसे क्यों कह रही थी। अनिका के चेहरे पर कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा था। अनिका को इतना परेशान देखकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अलेक्जेंडर ने रोहित की ओर देखकर कहा, डैड, मम्मा को क्या हुआ? मम्मा इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? अनिका के रिएक्शन देखकर अब अलेक्जेंडर और आर्यन के दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। उन्होंने इससे पहले अनिका को कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। रोहित भी अनिका की घबराहट को देखकर काफ़ी शॉक था। अनिका बड़े से बड़े दुश्मन से लड़ रही थी, बिना हथियार के क्रिस्टोफर की फौज से लड़ी चुकी थी, मगर रोहित ने भी आज तक कभी अनिका के चेहरे पर इतनी घबराहट नहीं देखी थी। रोहित ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, क्या हुआ अनिका, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझसे बात करो, बताओ मुझे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम कैसा महसूस कर रही हो? रोहित बार बार अनिका को सवाल पूछता रहा, मगर अनिका के चेहरे पर घबराहट और कन्फ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी।
रोहित जानना चाहता था कि अनिका के साथ क्या हुआ था। धीरे धीरे रोहित की आवाज़ ऊंची होने लगी थी। रोहित को खुद को इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि कब उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। रोहित बार बार अनिका से पूछता रहा, क्या हुआ अनिका, बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तभी अचानक अनिका ने एक ही झटके से अपने शरीर पर ओढ़ रखी चादर को अपने शरीर से अलग किया और बिस्तर से खड़े होते हुए रोहित और तीनों बच्चों को की ओर देखकर कहा, कौन है आप लोग।